आपने दो किस्से सुनाए, मुझे एक किस्सा याद आता है। जब महायुति की सरकार बनने वाली थी, ये तय हो गया था कि महायुति की सरकार बनेगी, बम्पर जीत के बाद, इतनी सीटें लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें बीच में बैठे थे एकनाथ शिंदे और एक तरफ बैठे थे देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बैठे थे अजित पवार। पत्रकारों ने यह सवाल पूछा एकनाथ शिंदे से कि आप शपथ लेने जा रहे हैं ना? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो एकनाथ शिंदे ने कहा अरे भाई थोड़ा इंतजार करो। तो सवाल उनसे था, जवाब अजीत दादा पवार की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों का तो पता नहीं, मैं शपथ लेने जा रहा हूं। तो उनकी ये बेबाकी जो थी वो भी मुझे लगता है याद की जाएगी। और उनका एक कॉन्फिडेंस ये था कि अभी उस समय महायुति में ये पता नहीं था। एकनाथ शिंदे भी पिचिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। बीजेपी को लगा सबसे बड़ी 130 के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री उनका होगा। लेकिन जब निर्णय करीब करीब जीत सुनिश्चित हो गई थी महायुति की, तो अजीत दादा का जो टेलीविजन को रिएक्शन था वो ये था कि हमारी सरकार बनना तय है और मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि हमने बहुत सारे वादे किए और एक वित्त मंत्री होने के नाते अब मुझे पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा और वो मैं करूंगा। मतलब अभी पूर्ण निर्णय नहीं आए, महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और अजीत दादा ने अपने आप को वित्त मंत्री घोषित कर दिया था। ये कॉन्फिडेंस था, अपने टर्म पे काम करने वाला आदमी। सबने कहा बोले हाँ फाइनेंस तो मुझे ही देखना होगा, वित्त मंत्री तो मैं ही हूँ। ये जो विश्वास था और अपने टर्म्स पे काम करने का, ये एक वाकया मैं और शेयर कर सकता हूँ कि एक मुंबई के एक बड़े नेता थे, वो मंत्री भी थे कैबिनेट में। उनका कुछ एक फाइल अटकी हुई थी डिपार्टमेंट की शायद दादा के पास। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा, फडणवीस जी को, कि देखो जरा दादा को बोल दीजिए, तो वो पेंडिंग पड़ा है मामला। तो उस मंत्री ने मुझे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखते हैं आज दादा का मूड अच्छा हो तो बात करूंगा। ये दादा का वजूद था कि दादा का मूड हो तो अच्छा हो तो मैं बात करूंगा। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये वो आदर था और ये आदर उन्होंने अचीव किया था। जो अर्न दैट रिस्पेक्ट। जो लोगों का लगाव, लोगों का हुजूम हम आज देख रहे हैं वहां पर, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में बारामती में मैं भी मौजूद था। बारामती जो शहर है उस पे पूरे पवार परिवार की ही छाप है। उसका जो डेवलपमेंट, उसका जो मॉडल है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है, महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा और छोटे शहरों में काफी विकसित शहर है। साफ दिखाता है कि अजित पवार हों चाहे उनके पहले जो भी लोग रहे हों, पवार परिवार ने इस शहर को बिल्कुल एक कहिए तो पूरे भावनात्मक तरीके से इसकी सेवा की है और उसकी झलक आज दिख रही है। यकीनन पूरा बारामती यदि आप जाएंगे तो बारामती देखने के बाद आप यदि सोचे कि बारामती जैसा महाराष्ट्र हो तो आपको लगेगा कि आप किसी यूरोप के शहर में हो कि जहां डेवलपमेंट, और ये मात्र भौतिक डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको कोई चीजें और आज अभी हाल ही में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। वो कार्यक्रम शायद 1 महीना पहले, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक नया सेंटर खोला गया शरद चंद्र पवार के नाम से, और उसका ओपनिंग में अजीत दादा, बाकायदा अजीत दादा का भाषण था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी शायद महाराष्ट्र में कोई जितना काम नहीं कर रहा होगा उतना वो कर रहे थे। मैं जब पिछली बार बारामती गया तो इसी विद्या परिसर में उनका एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। मैं वहाँ गया और मुझे आई वॉज शॉक्ड कि वहाँ पे टोटली अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के साथ मिलके एग्रीकल्चर में कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर में कैसा डेवलपमेंट किया जा सकता है कि यदि आपका 1 एकड़ गन्ने का खेत है तो वो आप उस सेंटर को बता दीजिए कि मैं आपके साथ मेंबर बनना चाहता हूं। आपको टोटली सैटेलाइट कंट्रोल्ड मैसेज आते थे कि अभी इस एरिया में पानी देने की ज़रूरत है, आपके खेत के 1 एकड़ के लेफ्ट साइड में इस एरिया में यूरिया कम है। इतना सेंसर बेस्ड रिसर्च सेंटर और मैंने कंट्रोल रूम देखा तो मुझे लगा कि यदि ये डेवलपमेंट पूरे भारत में हो जाए तो वाकई हम जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं वो। लेकिन ये सोच ही पवार परिवार का है कि सिर्फ अपने लिए नहीं करना, मॉल खड़े करके, बड़ी बिल्डिंगें खड़े करके, उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो पैसे कमाने की जगह कम और डोनेशन की ज़्यादा है।
वहाँ इतने लोगों का सही ये बात है काम सर। होता और है। इंसान चला जाता है, उसके कर्म ही रह जाते हैं कर्म। और अच्छे काम ही लोग याद करते हैं जाने के बाद। बारामती का जिक्र बार बार हो रहा है। बारामती से जो कनेक्शन रहा अजीत पवार का, पूरे पवार परिवार का, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। और बारामती के विद्या प्रतिष्ठान से इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, जरा बताइए, और मुमकिन हो तो जो भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता, अजीत पवार के समर्थक, अंतिम सफर में शामिल होने के लिए, उनसे भी बात आप कर सकते हैं। देखिए, अब जो डेवलपमेंट और बारामती की बात हो रही है समीर, मैं दो चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त लगभग 11,000 करोड़ के डेवलपमेंटल वर्क बारामती में चल रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजीत दादा पवार किस तरीके से यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर अग्रसर थे। दूसरी तरफ आपने जिसकी बात की, मैं एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि सुप्रिया सूले खुद जो है वो मंच पे हैं और यहाँ से वो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग और या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, उन लोगों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी किया गया है। थोड़ी देर पहले ही सुप्रिया सूले आई थी और उन्होंने बाकायदा सबको एक संबोधित किया और पुलिस के साथ साथ लोगों को सहयोग करने की अपील भी की। जहां तक आप पूरे मैदान की बात करें तो जहां तक नज़र जाएगी समीर, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। और दूसरी तरफ गार्ड ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पे आप देखिए बाकायदा सलामी दस्ता आ चुका है महाराष्ट्र पुलिस का। यहाँ पे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जाएगी, तो उसके लिए जो सलामी दस्ता है वो यहाँ पहुँच चुका है। तो निश्चित रूप से जिसकी बात हमारे सहयोगी शुभम भी कर रहे थे कि पार्थिव शरीर उनके गांव से निकल चुका है और लगभग 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे उन्हें अंतिम जो है मुखाग्नि दी जाएगी। तो उसके पहले की जो तैयारी है वो तैयारी एक अंतिम चरणों में है। सलामी दस्ता पहुंच चुका है और इसके साथ ही जो बड़े नेता और आला नेताओं के आने का सिलसिला है वो भी आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो आम कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे आज वो अनाथ हो गया। अनाथ शब्द का प्रयोग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जिस किसी से भी हमारी बात हो रही थी, सबका यही कहना था कि किसी भी वक्त अगर हम चले जाएं और स्थानीय कार्यकर्ता हैं तो पहले उनको वो तवज्जो देते थे और सुबह में मतलब अर्ली मॉर्निंग से वो मिलना शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं है कि दिन में 11 बजे मिलते थे, ऐसा कुछ है। सुबह में 5 बजे का समय देते थे, 6 बजे का समय देते थे और सबको बाकायदा जिनको समय देते थे उस समय पे वो मिलते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो ये खासियत ही कार्यकर्ताओं को आज यहाँ तक खींच के ला रही है। अभी हम एक कार्यकर्ता से जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारी सारी बिजनेस और सब कुछ जो है उन्हीं के बदौलत चल रही थी और उन्हें अब लग रहा है कि अब कैसे क्या होगा। तो ये जो प्रेम है, ये जो भाव है, मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, आप किधर से आए हो? चंद्रपुर विदर्भ। अच्छा, विदर्भ से आप आए जी। क्या यादें हैं आपकी अजीत दादा पवार से लेके? दादा ने हमारे विदर्भ में भी अच्छे काम किए हैं, वो अच्छे प्रशासक थे और पुणे में, बारामती में भी, मैं एक्चुअली पुणे में जॉब करता हूँ और पुणे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बारामती पुणे में। और अभी हमारे महाराष्ट्र को दादा जैसा नेता पॉसिबल ही नहीं मिलना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है महाराष्ट्र के लिए और सामान्य जनता के लिए भी अच्छा काम किया है उन्होंने, जैसे कि खेती वालों के लिए भी। और सामान्य जनता की जान थी उनको। बड़े लोग खरी नेताओं को मिलते हैं पर वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी मिलते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ी खासियत थी, यही सबसे बड़ी खासियत थी। अजीत दादा पवार के समर्थकों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जो बड़े नेता होते हैं वो तो बड़े बड़े नेताओं से ही मिलते हैं, लेकिन अजीत दादा पवार एक छोटे से कार्यकर्ता से भी मिलते थे और जो अपना काम लेकर आया है उससे भी मिलते जरूर थे और लगता था कि वो सही काम है तो उसे करवाते जरूर थे। ये बात हर कोई कह रहा है।